बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 26 मुल्लाहिदा फरमाएं। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैंने मम्मी और डैडी के साथ एक फिल्म देखी थी जिसमें चोर एक बैंक से सोने का जखीरा लूटने के लिए बैंक के नीचे नाले में घुसकर बहुत ही अजीबो गरीब तरीका इख्तियार करते हैं। ये ख्याल आते मैंने एक बख्शू को साथ लिया और वार्ड के अंदर मुख्तलिफ रायदारियों में दौड़ता हुआ उस खुफिया रास्ते के सामने पहुंच गया जो नाले की तरफ खुलता था। और फिर मैंने जैसे ही वो रास्ता खोला मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो 4 आदमी थे जो एक जगह पर खड़े थे। उनमें एक ड्रिल मशीन जैसी किसी मशीन से नाले की छत में सोराख कर रहा था और ऊपर से सोने के टुकड़े टूट टूट कर जमीन पर बिछी हुई चादर पर गिर रहे थे। उस आदमी का चेहरा तो मैं नहीं देख सका, लेकिन बाकी 3 आदमियों को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उनमें एक टाइगर था और दूसरा चीफांग और तीसरा दारा। चीफांग के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी और उन दोनों के हाथ में पिस्तौल थे। अब मुझे चौथे आदमी के बारे में भी अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। लिबास और कल से मैंने उसे भी पहचान लिया। वो किम था। किम लकड़ी के एक स्टूल पर खड़ा दोनों हाथों से किसी ड्रिल मशीन जैसी वो मशीन चला रहा था। मशीन की आवाज बहुत हल्की थी और फिर आवाज बंद हो गई। किम ने स्विच ऑफ कर दिया और फिर वो स्टूल से उतर आया। ऐसा करते हुए वो कुछ घूम गया था। अब उसका रुख मेरी तरफ था और फिर यकायक वो यूं बेइसो हरकत हो गया जैसे सांप सूंघ गया हो और फिर मुझे अपनी गर्दन पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। किम बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रहा था। वो चलने में सदियों पर भारी साबित हुए। किम बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रहा था। उसकी आंखों में न जाने ऐसी क्या बात थी कि मैं कोशिश के बावजूद अपनी नजरों का जाविया नहीं बदल सका था। मैंने एक ऐसे बेहद जहरीले सांप के बारे में सुन रखा था जो अपने शिकार को डसने से पहले फुंकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। शिकार जब उसकी तरफ देखता है तो गोया अपनी मौत के परवाने पर खुद ही मोहर शब्द कर देता है। सांप की आंखों की कशिश कुछ सोचने का मौका ही नहीं देती। वो पलक झपकना भूल जाता है और दिमाग सुन्न हो जाता है। उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि जिस्म के किसी हिस्से को हरकत दे सके और वो नाग इस सूरत से फायदा उठाकर शिकार को इस तरह डसता है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। सरीउल असर जहर इस सूरत से खून में फैलता है कि अगला सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलती। किम भी ऐसा ही जहरीला नाग था जिसने कई बेगुनाह लोगों को डसा था। वो मुझे भी डसना चाहता था और अरसे से मेरे पीछे लगा हुआ था और आज हमारा सामना हो गया था। खुदा की पनाह, उसकी नजरों में कैसी सर्द मोरी थी, कितनी सफाकी थी। ऐसी सफाकी तो मैंने खूनख्वार दरिंदों की आंखों में भी नहीं देखी थी। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा और जिस्म जैसे पत्थर के मुजस्मे में ढल गया था। मैंने अपनी जगह से हरकत करना चाहिए लेकिन पैर इस कदर भारी हो रहे थे कि कोशिश के बावजूद उन्हें हरकत नहीं दे सका था। किम पतलून और चमड़े की बगैर आस्तीन के जैकेट पहने हुए था जिसके सामने के सारे बटन खुले हुए थे। उसके हाथ में ड्रिल मशीन थी। वो चलने में मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने ड्रिल मशीन छोड़ दी जो दब की आवाज के साथ उसके पैर के करीब गिरी और ये दब की आवाज ही मुझे होश में ले आई थी। किम ने चीखते हुए बेल्ट में उड़ते हुए पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया। फायर की आवाज सुरेंग में गूंज सी पैदा करती चली गई। गोली मेरे सर से चंद इंच के फासले से गुजरती हुई दीवार में लगी। मैंने बड़ी फुर्ती से एक तरफ छलांग लगा दी। टाइगर और दारा वगैरह ने भी मुझे देख लिया था और फिर यूं लगा जैसे वहां भूचाल आ गया हो। चीफांग की ऑटोमेटिक राइफल से निकलने वाली गोलियों ने सामने वाली दीवार को छिलनी कर दिया था। मैं उस दीवार की आड़ में था जिस पर उस खुफिया रास्ते को खोलने और बंद करने के लिए बटन लगा हुआ था। वो बटन मुझसे तकरीबन 5 फुट के फासले पर था और दरमियान में वो खुला रास्ता था जिससे नाले की दीवार में सीढ़ियों के तौर पर लगे हुए सरियों पर उतरा जा सकता था। बटन दबाने के बाद मुझे उस खुले हुए रास्तों के सामने से गुजरकर दूसरी तरफ जाना पड़ता जो मुमकिन नहीं था। मुझे गोलियों से भून दिया जाता लेकिन उस रास्ते को खुला भी नहीं छोड़ा जा सकता था। मैं इस खौफनाक हकीकत से पूरी तरह वाकिफ था कि अगर उन वहशी दरिंदों को अंदर आने का मौका मिल गया तो क़यामत मचा देंगे। वार्ड में इस वक्त 20 ज़ायरीन मौजूद थे। उनकी जानों का नुकसान हो सकता था और कई बेगुनाह मारे जा सकते थे। मैं दीवार के साथ दुबका खड़ा रहा और फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई नाले की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। मैं बाहर झांकने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। अलबत्ता मैंने पूरी तवज्जो उस आहट पर मरकूज रखी जो सीढ़ियों पर पैर रखने से पैदा हो रही थी। वो आहट नहायत हल्की थी लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा था कि कोई शख्स बहुत एहतियात से ऊपर आ रहा है। मैं खाली हाथ था और हर तरह की सूरत का मुकाबला करने के लिए तैयार था। मुझे पहले एक हाथ नजर आया, फिर राइफल की नाल दिखाई दी और अचानक उस राइफल ने शोले उगलना शुरू कर दिए। वो जो कोई भी था उसने हिफ्ज़े मां तकद्दम के तौर पर फायरिंग की थी। मैंने भी अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया और फिर फायरिंग बंद होते ही मैं एकदम सामने आ गया। वो चीफांग था जिसका चेहरा उस खला के बिल्कुल सामने था। उसने एक हाथ से सीढ़ी का सरिया पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में राइफल थी। उसने भी मुझे देख लिया
लेकिन मैंने उसे सोचने का मौका दिए बगैर उसके थोबड़े पर जोरदार किक लगा दी और उसके साथ ही उछलकर खला के दूसरी तरफ उस जगह पहुंच गया जहां दीवार पर वो बटन लगा हुआ था। चीफांग के मुंह से चीख निकली। वो 8-10 फुट की बुलंदी से नीचे गिरा। गिरते उसकी उंगली ने ट्रैगर दबा दिया। राइफल की नाल से निकलने वाली गोलियां नाले की छत पर लगी। टाइगर और दारा वगैरह ने ये सूरत देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। कुछ गोलियां अंदर सामने वाली दीवार पर लगी। उनमें से कोई सीढ़ियों की तरफ दौड़ा भी था, लेकिन मैं वो बटन दबा चुका था। चंद सेकंड में वो खुफिया रास्ता बंद हो गया। मैं उस दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मैं इत्तफाकिया तौर पर मौत के भयानक जबड़ों के दहाने पर पहुंच गया था और किस्मत ने इस बार भी मेरा साथ दिया था। मेरा और चीफांग का पहली मर्तबा आमना सामना हुआ था। वो मेरी माँ का कातिल था। मैंने देखा था कि वो किस तरह मेरी माँ पर खंजर के वार करता रहा था। मेरी माँ की भयानक चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। यूं तो मैंने कई मर्तबा चीफांग को देखा था, लेकिन इस तरह आमना सामना पहली बार हुआ था और मुझे खुशी थी कि मैंने अपने उस दुश्मन पर पहली मर्तबा कारी जर्ब लगाई थी। मुमकिन है उसे ज्यादा नुकसान ना पहुंचा हो, लेकिन मैंने पहली बार बराए रास्त उस पर हमला किया था और उसे चीखने पर मजबूर भी कर दिया था। और ये मेरे लिए एक अच्छा शगुन था। अगर वो खाली हाथ होता या मेरे पास भी इस किस्म का असला होता तो यकीनन सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ होती। मैं दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा हाँप रहा था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि नाले की तरफ से दीवार पर गोलियां बरसाई जा रही थी। दीवार खासी मोटी थी, लेकिन गोलियां लगने से हल्की सी दमक भी महसूस हो रही थी। ये सब कुछ 2 मिनट से भी कम वक्त में हुआ था, लेकिन लगता था जैसे सदियां बीत गई हों। और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मेरे भेजे हुए बख्शू के साथ 2 और बख्शू दौड़े आ रहे थे। उन दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी और ये उन बख्शुओं में से थे जिन्हें मेरी रिपोर्ट मिलने के बाद महाराज ने खास तौर पर इस वार्ड में भेजा था। वो लोग नाले के अंदर हैं, मैंने चीख कर कहा। किसी को दूसरी तरफ से नाले के अंदर भेजो ताकि इन्हें भागने का मौका ना मिल सके। 4 आदमी तनाव रोड की तरफ से नाले में जा चुके हैं। उनमें से एक ने जवाब दिया। उन्हें उस तरफ से भी घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस तरफ से भी कवर करना जरूरी है ताकि उन्हें भागने का मौका ना मिल सके। दीवार की दूसरी तरफ चलने में खामोशी रही और फिर फायरिंग की आवाजें दोबारा सुनाई देने लगी, लेकिन इस मर्तबा गोलियां दीवार पर नहीं बरसाई जा रही थी। साफ लग रहा था कि 2 पार्टियों में फायरिंग का तबादला हो रहा है। करोंग नामी एक मुसल्ला बख्शू ने मुझे और मेरे साथ निहत्ते बख्शू को वहां से हटने का इशारा किया। ये रास्ता कैसे खुलेगा? करोंग ने पूछा। वो बटन दबाओगे तो दीवार का ये हिस्सा स्लाइडिंग डोर की तरह अपनी जगह से हट जाएगा, मैंने उसे इशारे से बताया। करोंग ने एक बार फिर इशारा किया। मैं और दूसरा बख्शू दीवार के साथ लग गए। करोंग ने बटन दबा दिया। वो और उसका साथी दोनों तरफ पोजीशन संभाल कर खड़े हो गए थे। दीवार के एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटने लगा। नाले में फायरिंग की आवाजें अब वाज़ेह हो गई। करोंग और उसके साथी ने भी फायर खोल दिया और फिर थोड़ी देर बाद लगा जैसे किम और उसके साथी कमजोर हो रहे हैं। तनाव रोड की तरफ से नाले में दाखिल होने वाले मुहाफिज फायरिंग करते हुए करीब आ गए थे। करोंग ने अपने साथी को उसी जगह रुकने को कहा और खुद नाले में उतर गया। मेरे ख्याल में अब सामने आने में कोई खतरा नहीं था। मैंने आगे बढ़कर नीचे झांका। करोंग और एक मुहाफिज राइफलें ताने उस जगह खड़े थे जहां किम वगैरह अपनी कुछ चीजें छोड़ गए थे, लेकिन वो चादर वहां नहीं थी जिस पर मैंने सोने के टुकड़े गिरते हुए देखे थे। दूसरे मुहाफिज नाले में बाईं तरफ फायरिंग करते हुए काफी आगे निकल गए थे। फायरिंग की आवाजें भी अब नाले में बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं सीढ़ियां उतरने की बजाय छलांग लगाकर नाले में उतर गया। 10-12 फुट ऊंची जगह थी। नीचे हल्की सी कीचड़ थी। मेरा पैर फिसला, लेकिन मैं फौरन ही संभल गया। करोंग और दूसरा मुहाफिज मेरी तरफ देख रहे थे। कीचड़ में मेरा पैर एक बार फिर फिसला। इस मर्तबा संभलते हुए चौंके बगैर मैं ना रह सका। जिस जगह मैं खड़ा था वहां आसपास खून के छींटे नजर आ रहे थे। या तो चीफांग को गिरने से ऐसी चोट लगी थी जिससे खून बह निकला था, और या कोई फायरिंग में जख्मी हुआ था। मैं आगे बढ़ने लगा। करोंग या दूसरे मुहाफिज ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। वो यकीनन मेरी हैसियत से वाकिफ थे। इस जगह लकड़ी के एक स्टूल के अलावा एक ड्रिल मशीन, थोड़ी गोल रेती और एक छेनी पड़ी हुई थी। उनसे कुछ फासले पर मोटर की एक बैटरी थी जिसके साथ एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ था। कुछ तब्दीलियां करके उस बैटरी को इस काबिल बना दिया गया था कि उसे ड्रिल मशीन चलाई जा सके। दीवार के साथ टंगा हुआ एक ताकतवर बल्ब भी इसी बैटरी से रोशन था। मैं झुककर उस ड्रिल मशीन को देखने लगा। उसके आगे नोकदार बट नहीं थी, बल्कि छेनी की तरह 1 इंच चौड़ी बट लगी हुई थी। उसका आगे वाला हिस्सा खासा तेज था। इससे वो मुजस्मे के अंदर का सोना काट रहे थे। जमीन पर कंक्रीट वगैरह के टुकड़े भी बिखरे हुए थे, जिनमें सोने के कुछ छोटे छोटे टुकड़े और ज़रात भी चमक रहे थे। उनका मंसूबा वाकई ही खौफनाक था। पहले उन्होंने नाले की 6-7 इंच मोटी छत काटी होगी और फिर ऊपर रखे हुए मुजस्मे के बेस तक पहुंचे होंगे। उनका मंसूबा गालबन यही था कि अंदर से सोना निकालकर मुजस्मे को खोखला कर दिया जाए, लेकिन ड्रिल मशीन चलने से मुजस्मा गर्म हो गया था
हो सकता है मुजस्मे के गर्म हो जाने को लोग लाड बुता का मोइज़ाई समझते। वो मारे अकीदत के मुजस्मे के सामने सजदा रेज होते रहते और टाइगर वगैरह मुजस्मे का अंदर का सारा सोना निकाल कर रफू चक्कर हो जाते। लेकिन मेरी जहानत ने उनका मंसूबा नाकाम बना दिया। वो थोड़ा सा सोना ले जा सके, जो मेरे ख्याल में चंद किलो से ज्यादा नहीं था। अगर वो रात को ऐसे वक्त जब वार्ड ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया जाता है अपने मंसूबे पर अमल करते तो यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो सकते थे। टाइगर वगैरह के ताकुब में जाने वाले मुहाफिज वापस आ गए। पूरे शहर के नीचे इस किस्म के सुरंग नुमान नालों का जाल बिछा हुआ था और वो लोग किसी तरफ गायब हो गए थे। मेरे हुक्म पर वापस आने वाले मुहाफिजों ने भी सुरंग के दोनों तरफ पोजीशनें संभाल ली ताकि अगर कोई सुरंग में दाखिल होने की कोशिश करे तो उससे निमटा जा सके। मुहाफिजों ने बिला चूं चराम मेरे हुक्म की तामील की, जिससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मेरे बारे में उन्हें जो हदायत दी गई थी वो बहुत वाज़ेह थी। ये खबर ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। खानकाह में ज़ायरीन का हुजूम था। ये खबर फैलते ही हलचल सी मच गई। 1 घंटे के अंदर अंदर महाराज भी पहुंच गए और पुलिस की भारी नफरी भी। पुलिस ने फौरन ही खानकाह को ज़ायरीन से खाली करवा लिया और चारों तरफ पोजीशन संभाल ली। कुछ पुलिस वालों ने नाले वाली सुरंग में पोजीशन संभाल ली थी और लातादाद पुलिस वाले शहर के नीचे सुरंगों की इस जाल में फैल गए थे और मेरे ख्याल में ये बेकार था। चीफ अंगूर टाइगर जैसे लोगों से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो अब तक किसी नाले में छुपे होंगे, जबकि मुझे यकीन था कि वो नाले से निकलकर किसी महफूज मुकाम पर पहुंच चुके होंगे। पुलिस के आलातरीन अफसरान ने भी वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। बैंकॉक में वाक़ तमाम बड़ी बड़ी खानकाहों के राहब भी पहुंच चुके थे और अपने अपने अंदाज में गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे। अखबार नवीसों और फोटोग्राफरों की बड़ी तादाद भी वहां मौजूद थी। सुरंग के अंदर फोटोग्राफर छत के उस हिस्से की तस्वीरें खींच रहे थे जिसे काटा गया था। उन तमाम चीजों की तस्वीरें भी खींची गई जिनसे छत काटने में मदद ली गई। मेरी भी लातादाद तस्वीरें खींची गई, मुख्तलिफ पोज, मुख्तलिफ स्टाइल्स में, महाराज के साथ और तमाम बड़ी बड़ी खानकाहों के राहिबों के साथ। बड़े बड़े राहब मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाने में फख्र महसूस कर रहे थे, क्योंकि मैं ही वो शख्स था जिसकी जाने से उनका लाड बुदा लूटने और खोखला होने से बच गया था। महाराज बड़े फख्र से अखबार नवीसों को मेरे बारे में बता रहा था। अखबार नवीस मुझसे भी तरह तरह के सवालात कर रहे थे कि मुझे ये शुबा कैसे हुआ। मैं उनके सवालात के जवाबात देता रहा और तस्वीरें भी बनवाता रहा। मैंने उन्हें उन चारों के बारे में बता दिया। इस सारे हंगामे में रात आधी हो गई। वार्ड को फौरी तौर पर ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था और नाले वाली सुरंग में भी पुलिस का बारी पैरा बिठा दिया गया था। उनके साथ महाराज के भी कुछ मुहाफिज थे। महाराज मुझसे बहुत खुश था, खुशी मुझे भी थी। मैं उनके किसी काम तो आया, हक के नमक तो अदा किया। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैंने बुद्ध के पैरोकारों को गुमराह होने से बचा लिया था। अगर मेरी जहानत काम ना करती तो वो लोग मुजस्मे के गर्म होने को महात्मा का मोइज़ा ही समझते और इस तरह नई नई बिद्दतें पैदा होती और शायद ये इंकशाफ कभी ना होता कि मुजस्मा खोखला हो चुका है और महात्मा में पैदा होने वाली गर्मी चोरों की पैदा करता थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। महाराज और कई बड़े बड़े बख्शू वार्ड ही में थे। अलबत्ता महाराज ने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं खानकाह वाले हिस्से से निकलकर रिहायशी हिस्से में दाखिल हुआ तो नीम तारीकी में 2 हेवले देखकर ठिठक गया और फिर मैंने उन्हें पहचान लिया। एक थाईवांग थी और उसके साथ उसकी नर्स। थाईवांग मुझे देखते ही दौड़कर मुझसे लिपट गई। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है वैदान, वो मेरी पेशानी पर बोसा देते हुए बोली। तुम शायद इसे कोई मामूली बात समझते होगे, लेकिन ये तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा है जिसे हमारी कौम कभी नहीं भूलेगी। काश मैं वो मंदिर देख सकती जब महाराज और बैंकॉक के बड़े बड़े बख्शू तुम्हारी पेशानी पर बोसे दे रहे थे, तो तुम वहां आ जाती। मैंने कहा। मुझे आने नहीं दिया गया। थाईवांग ने मायूसाना लहजे में कहा। मैं तो कब से यहाँ खड़ी थी कि तुम आओ तो तुम्हें इस कारनामे पर मुबारकबाद दूं। मुबारकबाद तो मैंने वसूल कर ली, अब कमरे में चलो। अगर थकन चढ़ गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं उसका हाथ पकड़कर रिहायशी हिस्से की तरफ चल पड़ा। नर्स भी हमारे साथ थी। जब हम रोशनी में पहुंचे तो बहुत से बख्शू ने मुझे घेर लिया। वो शायद मेरे इंतजार में वहां खड़े थे और सब बड़ी अकीदत मंदाना नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। 2-3 बूढ़े बख्शू ने आगे बढ़कर मेरी पेशानी पर बोसे दिए। मैं थाईवांग के कमरे में आ गया था। वो न जाने कब से मेरे इंतजार में वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकन के आसार वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। अब तुम लेट जाओ, मैंने कहा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं तुमसे सब कुछ तफसील से सुनना चाहती हूँ। मेरे करीब बैठ जाओ, थाईवांग ने बेड पर लेटते हुए कहा। मैं बेड के करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। नर्स भी एक तरफ खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। मैं उन्हें बता रहा था कि जब बुद्ध के मुजस्मे के गर्म होने वाला शोर मचा तो मुझे अचानक ही उस फिल्म का ख्याल आ गया जो मैंने बहुत अरसे पहले मम्मी और डैडी के साथ सिंगापुर में देखी थी। चलने में खामोश रहने के बाद मैं उन्हें बाद के वाकयात की तफसील सुनाने लगा। जानते हो तुमने इस कौम पर क्या एहसान किया है? थाईवांग ने मेरे खामोश होने पर कहा और फिर वही अकीदत वाले खदशे का इजहार किया जिसका ख्याल मुझे भी आया था। इससे एक नई बिद्दत पैदा हो जाती।
तरह तरह के शोशे छोड़े जाते और लोग लाड़ बुदा की असल तालीमात को भूलकर एक नई राह पर चल निकलते, जिससे ज़ाहिर इंतशार ही को हवा मिलती। यही ख्याल मेरे जहन में भी आया था, मैंने जवाब दिया। लेकिन सोने की चोरी की इंकिशाफ से यह तय हो गया कि वो कोई मौजज़ा नहीं था। मुझे एक और ख्याल आ रहा है, थाई वांग ने कहा। इत्तफाक से आज वो चारों बैक वक्त तुम्हारे सामने आ गए। सूरत-ए-हाल नहायत संगीन होने के बावजूद तुमने बड़ी हौसलामंदी का सबूत दिया। वो चीफ वांग पर तुम्हारा पहला हमला था जिसे वो हमेशा याद रखेगा, लेकिन उसके साथ ही अब तुम्हें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हाँ, वाकई मुझे मोहतात रहने की जरूरत होगी, मैंने कहा। किम दारा और चीफ वांग के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन टाइगर को बैंकॉक का बच्चा बच्चा जानता और पहचानता है। जहाँ तक गुंडागर्दी और बदमाशी का मामला है, लोग उसे जरूर दबते हैं। हर शरीफ आदमी गुंडों और बदमाशों से बिदकता है, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। बात मजहब की है। कोई शराबी, जानी और बदकार आदमी भी लाड़ बुदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। टाइगर को कभी माफ नहीं करेंगे। अब उसके जिस्म का रेशा रेशा अलग कर डालेंगे। क्या तुम समझती हो कि टाइगर किसी के हाथ आ सकेगा? मैंने कहा। उसे भी इस बात का एहसास होगा, उसे शनाख्त कर लिया गया है। वो रुपोश हो जाएगा और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो निकल आएगा अपनी कमीगाह से। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, थाई वांग, बात दरअसल ये है कि इस दुनिया के लोग, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब या फिरके से हो, फितरत में बड़े अजीब होते हैं। बाज़-औक़ात किसी मामूली बात पर इस तरह भड़क उठेंगे कि कत्लो गारत से भी बाज नहीं आते, और बाज़-औक़ात बड़ी से बड़ी बात भी उनके सर पर से गुजर जाती है और उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लोग किसी बात पर इश्तियाल में आकर इस तरह भड़क उठते हैं जैसे पूरी दुनिया को जलाकर राख कर डालेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, उनका जोश और जज्बा मान पड़ जाता है और बिलाखिर वो इस बात को भूल जाते हैं। मजहब एक ऐसा शुबा है जिसकी आड़ लेकर लोगों को कत्लो गारत पर उकसाया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये चोरी की वारदात थी। उनका मकसद सोना हासिल करना था। लाड़ बुदा की तौहीन का तो उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इसमें शुबा नहीं कि लोग उसे लाड़ बुदा की तौहीन समझेंगे और कुछ गड़बड़ फैलाने की कोशिश भी करेंगे। सियासतदान और शरपसंद लोग इस मौके से फायदा भी उठाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि महाराज और बैंकॉक की दूसरी खानकाहों के बड़े बड़े राहब इस आग को ज्यादा नहीं भड़कने देंगे। मैंने उनकी बातें सुनी हैं। सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद भी वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक महज चोरी की वारदात थी और इससे कानूनी तरीकों ही से निपटा जाएगा। वो लोगों के भड़के हुए जज्बात के आगे कैसे बंद बांध सकेंगे? थाई वांग ने कहा। वो समझदार लोग हैं, रूहानी पेशवा हैं, लाड़ बुदा की तालीमात का प्रचार करते हैं। लोग उनकी बहुत सी बातें मानते हैं, शायद ये बात भी मान लें। मैंने कहा, तो गोया तुम्हारे ख्याल में इस मामले को मजहबी इशू नहीं बनाना चाहिए? थाई वांग ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। ये चारों ऐसे आदमी हैं जिनका शायद कोई मजहब नहीं, दौलत इनका धर्म है। ये जर की पूजा करने वाले लोग हैं। तुम शायद भूल गई हो कि इन्होंने मेरे माँ बाप को क्यों कत्ल किया था। मेरे माँ बाप ने बरसों पहले इन्हें भारी माली नुकसान पहुंचाया था। फिर दारा हीरोइन की स्मगलिंग का रैकेट कायम करने के लिए सिंगापुर आया था। वहां इसने मेरे बाप को देख लिया। इसके ज़हन में लाजमी तौर पर यह बात आई थी कि मेरा बाप इनके रास्ते की रुकावट बनेगा। उसने किराए के कातलों के जरिए मेरे बाप को रास्ते से हटा दिया और फिर मैं उनकी नजरों में आ गया। मैं उनके जुर्म का चश्मदीद गुआह था। वो समझ गए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा उनके लिए खतरा बना रहूंगा। वो मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगे और मैं उनसे बचने की कोशिश करता हुआ यहाँ तक आ गया। उसूली तौर पर वो मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने ये जो कुछ भी किया है मेरी दुश्मनी ही में किया है, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। उनका मंसूबा सिर्फ सोना चुराना नहीं था। तो फिर थाई वांग ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। वो इस केस में मुझे फंसाना चाहते थे। मैंने कहा, क्या मतलब? तुम्हें किस तरह फंसाना चाहते थे? उसने मुझे घूरा। वो समझ गए थे कि जब तक मैं महाराज की पनाह में हूँ वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे महाराज की नजरों से गिराने के लिए उन्होंने ये साजिश तैयार की थी। ये साजिश दरअसल दारा के ज़हन की पैदावार थी। उनका ख्याल था कि अगर कामयाब हो गए तो एक तरफ उन्हें लाखों डॉलर मारियत का सोना मिल जाएगा और दूसरी तरफ महाराज मुझे धक्के देकर निकाल देगा, या हो सकता है मेरे लिए कोई ऐसी अजियतनाक सजा भी तजवीज कर दे जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। लेकिन मुझे इस साजिश का बर वक्त पता चल गया और मैंने महाराज को इससे आगाह कर दिया। कैसी साजिश? थाई वांग की आंखों की उलझन बढ़ गई थी। शीनो, मैंने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आज रात खाना नहीं खाया था। किचन में इस वक्त शायद खाने को तो कुछ ना मिले, अलबत्ता चाय का सारा सामान वहाँ मौजूद होगा। अगर तुम मेरे लिए कप चाय बनाने की जहमत करो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्र गुजारूंगा। चाय मैं भी पीऊंगी, खाना तो मैंने भी नहीं खाया था, थाई वांग ने कहा। वो समझ गई थी कि मैं चाय के बहाने नर्स को वहां से हटाना चाहता था। नर्स के जाने के बाद वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, हाँ अब बताओ वो क्या साजिश थी? तुम्हें याद है एक रोज शाम के बाद कुशलिया खानका के बाहर मुझसे मिलने आई थी और फिर रात 11 बजे मैं उससे मिलने के लिए गया था। मैंने कहा, हाँ तुमने वापस आकर बताया था कि वो महाराज से माफी मांगना चाहती है और उसके लिए तुम्हें वसीला बना रही थी क्योंकि महाराज तुम्हारी बात मान लेते हैं, थाई वांग ने कहा।
हाँ, मैंने तुम्हें यही बताया था और ये बात भी दुरुस्त थी। महाराज ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि असल बात तुम्हें भी ना बताऊं। मैंने कहा, ओह, और वो असल बात क्या थी? थाई वांग ने पूछा। कुशलिया उन दिनों टाइगर के रहमो करम पर थी और उसकी इजाजत से किसी नाइट क्लब में किक बॉक्सिंग की शो करके 2 वक्त की रोटी कमा रही थी। मैंने थाई वांग की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, 15 रोज पहले दारा ने कुशलिया को देख लिया। वो हिंदुस्तानी लड़की बड़े तीखे नकूश की मालिक है। मर्दों के लिए उसमें बड़ी चाशनी है, मगर तुम तो उसे ठुकरा कर भागे थे। थाई वांग मुस्कुराई। हाँ, मैं उसे लग्वियात समझता हूँ। बहरहाल, मैंने बात जारी रखते हुए कहा। दारा ने टाइगर से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। टाइगर उस रात कुशलिया को लेकर उस बंगले पर पहुंच गया जहां दारा रहाइश पजीर था। वहां की और ची वांग भी मौजूद थे। कुशलिया उनके लिए खिलौना बन गई। वो उन्हें अपने हाथों से शराब पिलाती रही और फिर इसी दौरान में दारा ने यह मंसूबा उन तीनों के सामने पेश किया था। इस मंसूबे के मुताबिक वो मेरे नाम से एक मकान किराए पर लेते और सोना चोरी करके उसका कुछ हिस्सा उस मकान में पहुंचा देते। फिर किसी जरिए से मुझे उस मकान तक लाया जाता। इस मकसद के लिए गालिबन किसी लड़की को इस्तेमाल किया जाता। फिर महाराज को इतला दे दी जाती कि मैंने बाज लोगों के साथ मिलकर बुद्धा के मुजस्मे का सोना चुरा लिया है। महाराज मुझे उस मकान में उस लड़की और सोने के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते। वहां 1-2 आदमी भी उनके काबू में आ जाते जो ये गवाही देते कि ये साजिश मैंने ही की थी, क्योंकि मैं थाईलैंड से भागना चाहता था। उसके बाद दारा वगैरह को मुझे रास्ते से हटाने के लिए कुछ ना करना पड़ता। महाराज ही मेरा किस्सा तमाम कर देते। मैं खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। ये तफसील बताते हुए मुझे खुद अपने आप में सनसनीखेज सी कैफियत महसूस होने लगी थी। जब वो लोग ये मंसूबा बना रहे थे तो कुशलिया उन्हें जाम भर कर पिला रही थी। महाराज से गद्दारी करके वो पछता रही थी, क्योंकि टाइगर से उसे जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला था। वो खामोशी से ये बातें सुनती रही। उसने जाहिर नहीं होने दिया कि उनकी बातों में दिलचस्पी ले रही है। वैसे उसके दिल में यह ख्याल जरूर आया था कि अगर वो महाराज को इस साजिश से आगाह कर दे तो उसे माफी मिल सकती है। अगले रोज शाम के बाद उस वार्ड के बाहर चोरी छप्पे मुझसे मिली और कहा कि अगर महाराज उसे माफ कर दें तो वो उन्हें इस वार्ड के खिलाफ एक खौफनाक साजिश से आगाह कर सकती है। मैं महाराज से बात करने के बाद रात 11 बजे फ्लाई स्काई रेस्टोरेंट के ऊपर एक मैरिज ब्यूरो के दफ्तर में उससे मिला और कुशलिया ने मुझे उस साजिश से आगाह किया। कुशलिया से मुलाकात के बाद मैं महाराज की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे सारी तफसील से आगाह कर दिया। कुशलिया ये नहीं बता सकी थी कि महात्मा के मुजस्मे का सोना चुराने का तरीकाकार क्या होगा। वार्ड में मुजस्मे की हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया गया, लेकिन उस सुरंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वो तो इत्तफाक है कि मेरे जहन में वो बात आ गई थी। इस तरह उनकी दोनों साजिशें नाकाम हो गईं, सोना चुराने की भी और मुझे फंसाने की भी। महाराज और दूसरे लोगों का ख्याल है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलो सोना निकालने में कामयाब हुए थे और अपने साथ ले गए थे। तो ये बात है। थाई वांग ने गहरा सांस लिया। कुशलिया कहाँ है मुझे नहीं मालूम, मैंने जवाब दिया। मैंने उसे रोपोश होने का मशवरा दिया था, क्योंकि उसे खतरा था कि अगर टाइगर को शुबा हो गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने उसे ये भी कहा था कि 1 हफ्ते बाद मास्टर हुचन से फोन पर राब्ता कर ले। मैं नहीं कह सकता कि वो इस वक्त कहाँ होगी। थाई वांग कुछ कहना चाहती थी कि नर्स शीनू चाय लेकर अंदर दाखिल हुई। उसने एक छोटी ट्रे में 2 मग रखे हुए थे। एक मग मुझे दिया और ट्रे थाई वांग के सामने बेड पर रख दी। अगर मेरी जरूरत ना हो तो मैं जाऊं, मुझे नींद आ रही है। वो पहले थाई वांग और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली। उसकी आंखों में सुर्खी तैर रही थी। हाँ ठीक है, तुम जाओ, आराम करो, थाई वांग ने कहा। नर्स शीनू के जाने के बाद हम चाय की चुस्कियां लेते हुए काफी देर तक बातें करते रहे। थाई वांग जमाइयां लेने लगी और मेरा दिमाग भी नींद से बोझलसा होने लगा। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। सुबह थाई वांग ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। उस वक्त 8 बजे थे। मैं 4 बजे के लगभग सोया था। 4 घंटों में नींद पूरी नहीं हो सकी थी। इस तरह जगाए जाने पर दिमाग में सनसनाहट होने लगी। क्या हुआ, क्या बात है? मैं तकरीबन चीख उठा था। ये देखो, ये क्या है? थाई वांग बोली। उसके लहजे में थरथराहट थी।